जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सद्दाम वारिस वर्षीय एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे दहन और ज्वाला चीज़ों का जलना, जो कि 8th क्लास साइंस का चैप्टर 1 है। तो दहन मतलब क्या होता है? जलना। जलने के बाद ज्वाला उत्पन्न होती है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चीज़ों का जलना कैसे होता है, कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो जल जाते हैं और कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो नहीं जलते हैं, और जलने के लिए किस न्यूनतम ताप की जरूरत होती है, उस ताप को क्या कहते हैं। इन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को। देखिए प्यारे बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और कुछ प्रयास के बाद जलते हैं। जैसे आप माचिस में तीली जलाएंगे तो बहुत आसानी से जल जाएगा, लेकिन अगर वही आप लकड़ी में आग लगाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, यानी कुछ प्रयास करना पड़ेगा। मैं साथ में आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताते चलता हूँ। और कुछ जलाने का जलाना संभव ही नहीं है। बहुत सारे पदार्थ है जिसको जलाना संभव नहीं है, जैसे पत्थर हो गया, बालू हो गया, ईंट हो गया। ये सब जलेगा नहीं, जल के राख के रूप में नहीं प्राप्त होगा, दहन नहीं, जल नहीं पाएगा। ठीक है, इसकी जांच करने के लिए पुआल, स्ट्रॉच, माचिस की तिल्ली, मिट्टी का तेल, कागज, पत्थर के टुकड़े, कोयले को एकत्रित करिए और खुद से मत जलाइए, क्योंकि थोड़ी सी ये रिस्की चीज है बच्चों आपके लिए। तो शिक्षक महोदय के देख रेख में, यानी टीचर के देख रेख में, या कोई बड़े लोगों के देख रेख में आप इसका जला सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले एक टेबल हमको भरना है जो कौन सा जल जाए। तो जल जाता है उसको दाह कहते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, जो जल जाए वो दाह पदार्थ है और जो ना जले अदाह है। तो दाह पदार्थ में कौन कौन सा आएगा प्यारे बच्चों? दाह पदार्थ में आप लिखना चाहें तो लकड़ी लिख लीजिए। अब यहाँ क्या करिएगा, यहाँ टिक मार्क खाली कर दीजिएगा कि ये क्या है, दाह है। यहाँ काट दीजिएगा। एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, बाकी आप बना लेंगे। कोयला भी जल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको भी टिक मार्क, और ये अदाह नहीं है। उसके बाद पत्थर लिख लीजिए, बालू लिख लीजिए। ये दोनों के दोनों क्या है प्यारे बच्चों? तो आप तुरंत बोल उठेंगे कि सर ये नहीं जलेगा, यानी अदाह है, दाह नहीं हो सकता है। तो क्या है प्यारे बच्चों? ये अदाह है, दोनों के दोनों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, पदार्थ का दहन अगर आप, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ का दहन, जलने की प्रक्रिया कैसे होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए, तो आप कहेंगे माचिस या लाइटर, या किसी और तरीके से भी जलाने से चीजों को जलाया नहीं जा सकता। ठीक है, आइए देखते हैं कि जलाया जा सकता है कि नहीं माचिस लाइटर के अलावा। तो पढ़ते हैं भाई, माचिस लाइटर के अलावा ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम जला सकते हैं, जिससे हम जला सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दो पत्थरों को टकराएंगे तो जल जाएगा। एक आता है, देखिए, हैंड लेंस आता है। एक आपका आता है प्यारे बच्चों, हैंड लेंस आता है, जो प्रकाश को एकत्रित करके एक जगह फोकस करता है। तो इस प्रक्रिया से भी आप एक कागज रख के हैंड लेंस से जब सूरज के प्रकाश में बैठेंगे तो सारे लाइटों को एक जगह भेज रखेगा। जहां भेज रहा है उस, देखिए, वहां का पॉइंट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर अत्यधिक देर तक आप ऐसे किए रहेंगे तो जल भी सकता है, यानी काला हो जाएगा थोड़ी देर में जलकर। तो यहाँ का हिस्सा क्या हो जाएगा, पोर्शन गर्म हो जाएगा। और दूसरा क्या बताए थे आपको बताए थे हम कि दो पत्थरों को जब अंधेरे में टकराएंगे तो उसमें से चिंगारी निकलती है, यानी उससे भी जलाया जा सकता है। ये देखिए, यही चीज थी जो हमने आपको बताया। आगे बढ़े प्यारे बच्चों। हाँ, तो कह रहा है कि आपने जब हैंड लेंस से एक जगह प्रकाश को एकत्रित किया तो कैसा महसूस हुआ आपको? तो हैंड लेंस कुछ देर तक पकड़े रहिए। ऐसा करने से उस जगह का अवलोकन करेंगे तो जगह कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक देर अगर गर्मी मिलेगी तो वो उष्मा किस ताप तक पहुंच जाएगी, अत्यधिक देर तक उष्मा देंगे, गर्मी देंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, एक चीज होता है, इंग्लिश में हीट कहते हैं और हिंदी में इसी को हम उष्मा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यानी किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो हम उष्मा देते हैं, उसको क्या करते हैं, उष्मा देते हैं। ठीक है,
और ऊष्मा किस रूप में देते हैं? ऊष्मा मिलेगा तो क्या होगा? कोई भी पदार्थ ऊर्जान्वित होगा, उसको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में पेट्रोल का कंबंशन होता है, वो जलता है, पेट्रोल जलने के उपरांत क्या होता है? ऊष्मा मिलती है, ठीक है, कंबंशन की क्रिया होती है, ठीक है, यानी कंबंशन मतलब होता है जलना, कंबंशन की क्रिया होगी यानी जलने की क्रिया होगी, जलने के पश्चात हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, यानी ऊष्मा देंगे, किसी चीज को हीट देंगे तो कुछ देर के बाद उसको क्या मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा, और ऊर्जा मिलकर वो अपना ऊर्जा के पश्चात कार्य करेगा। किसी भी चीज को, जैसे हम गाड़ी को जलने की क्रिया होती है पेट्रोल की, तो क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है? ऊर्जा। उसी ऊर्जा के उपरांत गाड़ी चलती है, ठीक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तिल्ली अपने आप क्यों नहीं जलती? क्या जितनी सहजता से कोई कागज जल जाता है उतना आसानी से कोई काठ का टुकड़ा जलेगा? लकड़ी का कोई टुकड़ा जल पाएगा? तो नहीं जलेगा प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि सबका ऊष्मीय मान क्या होता है? ज्वलन ताप क्या होता है? अलग अलग होता है। अब ज्वलन ताप किसको कहते हैं? तो जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। अब उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप इसलिए कहते हैं कि हर पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें कागज की, देखिए यहाँ डिफिनीशन भी आपका दिया हुआ है, तो डिफिनीशन एक बार ध्यान से सुन लीजिए, फिर से मैं बता देता हूं। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, जलना शुरू कर दे, उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं, ज्वलन ताप। अब हर पदार्थ का अपना अलग अलग ज्वलन ताप होता है। जैसे हम बात करें अगर कागज के टुकड़े की, तो बहुत कम ज्वलन ताप होता है, जैसे ही आग मिलता है वो जलना चालू कर देता है। लकड़ी के काठ की बात करें तो जल्दी नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि उसको अधिक, उसका ज्वलन ताप अधिक होता है, क्योंकि उसके जलाने के लिए हमें अधिक ऊर्जा ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जिस पदार्थ की जितना अधिक ताप, अधिक न्यूनतम ऊर्जा होगी जलने जलने के लिए, ठीक है, उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। तो लकड़ी के जलाने के लिए हमें कुछ अधिक ही ताप देना पड़ेगा, ठीक है, जिसके कारण वो जल सके, तो लकड़ी का ज्वलन ताप अधिक होगा। अच्छा, लोहा की बात करें तो लोहा का तो प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा होगा। लोहा की अगर हम बात करें तो लोहा का बहुत ज्यादा होगा, लोहा को जलाना इतना आसान नहीं है, ठीक है, अलग लोहा का, ठीक है, अलग अलग होता है, ठीक है, लोहा का ज्वलन ताप बहुत ज्यादा होगा। अगर हम बात करें तो 1500 के करीब में होता है लोहा का, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है लगभग। अगर हम उसको गर्म करें तो उबलेगा, यानी जलेगा। जलने का उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लोहा का लगभग गलनांक यानी गलने लगेगा 2700 के आसपास वो गलने लगता है लगभग, ठीक है। उबलना चालू हो जाएगा 1500 के आसपास, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो सबका अलग अलग होता है ज्वलन ताप, ठीक है मेरे बच्चों। यानी जिस ताप पर कोई पदार्थ, न्यूनतम ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर जहां से वो जलना प्रारंभ कर दे, वो इसीलिए न्यूनतम बोलते हैं, उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ा जाए। प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होता तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, लोहा का लगभग जो हम आपको बताए थे 1500 बॉइलिंग पॉइंट, 1500 कुछ होता है, ठीक है, और 3000 के आसपास, 2700 से 3000 के आसपास आपका इसका क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 3000 के आसपास होता है, और मेल्टिंग पॉइंट आपका होता है, गलना चालू कर देता है 1500 के आसपास पे, ठीक है प्यारे बच्चों। ये होता है आपका, मैं लिख देता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट, और ये होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट। हम फेरस की बात कर रहे हैं, लोहा जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं, आइए प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। चलिए ठीक है, इतना जूम, आगे बढ़ा जाए। कह रहा है कि किसी को ज्यादा ताप की जरूरत होती है और पदार्थ की ज्वलन ताप उसकी प्रकृति पर निर्भर
करती है, ठीक है। अब जैसा पदार्थ रहेगा, जैसा उसकी प्रकृति रहेगी, उसका उतना ज्वलन ताप होगा। अलग अलग पदार्थ का अलग होता है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास में आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग के लपेटे में आ जाता है, जिसे दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल। अपने आप जो जंगलों में आग पकड़ती है घास में, ठीक है, घास में आग पकड़ लेती है, सूखी घास में। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? तो गर्मी के दिनों में ऐसा होता है क्योंकि उसको न्यूनतम तापमान मिल जाता है जिसपे वो जल जाए। न्यूनतम तापमान उसको मिल जाता है जिसपे वो जलना शुरू कर दे, ठीक है, इसीलिए वो क्या होता है? जल जाता है गर्मियों के दिनों में। तो अपने आप जंगलों में आग पकड़ लेती है, चाहे पेड़ के पत्तों की रगड़ से। देखिए आगे दिया है, उसे जो अपने आप आग पकड़ती है उसको याद रखिए, किसे कहते हैं? दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल। अतः उस पदार्थ के जिसका ज्वलन ताप बहुत कम कम होता है तभी आग पकड़ता है, आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तिल्ली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में रखेंगे तो आग के ज्वाला से दूर रखने पर भी आग पकड़ लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गर्म धीरे धीरे होता है बगल में रखने पर, आग के ज्वाला के बगल में, और गर्म होकर क्या होता है? न्यूनतम ताप तक पहुंच जाता है, जिससे वो जलना शुरू कर देता है माचिस की तिल्ली, ठीक है प्यारे बच्चों। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है? कम होता है। अब ऐसी सी बात है, पेट्रोल में बहुत तेज आग पकड़ता है प्यारे बच्चों, और केरोसिन में थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है। देखिएगा, पेट्रोल में कभी प्रैक्टिस मत करिएगा। एक बार हम लोगों ने कर रखा है। क्या किए थे कि हम लोग पेट्रोल केरोसिन की जगह पर पेट्रोल डाल के, जो ठंड के दिनों में आग सुलगाते हैं, उस पर हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। कपड़ा में हल्का पेट्रोल लगा दिया था, छोटा सा कपड़ा था, और उसको डाल दिया था आग में। इतनी तेजी में, मतलब माचिस हम लोगों ने लगाया तो इतनी तेजी में, मतलब लगभग एक हाथ से थोड़ा सा कम दूरी नजदीक पहुंचे, मतलब एक हाथ की दूरी होगी या उससे थोड़ी कम होगी, तुरंत वहीं से आग पकड़ लिया। और कुछ पेट्रोल की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन कुछ देरी तक, इतना दूर तक उसका मतलब फैलाव हुआ था आग का कि हम लोग देख के डर गए थे। तो काफी तेज ज्वलनशील, बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, क्योंकि इसकी ज्वलन ताप क्या होती है? बहुत कम होती है। तो केरोसिन की ज्यादा होती है, केरोसिन के साथ ऐसा नहीं होता है। केरोसिन डाल के आप लोग भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग आग वैसे जलाते हैं, कुछ जलाना होता है तो ठंड के दिनों में, तो केरोसिन डालते हैं तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता है, उतना तेज ये इसकी आग का चपेटा लपेटा नहीं बन पाता है, ठीक है। अब आप जानकर हैरान होंगे कि सफेद फास्फोरस नाम का एक ऐसा पदार्थ है जिसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, वो कमरे के ताप पे ही जल जाता है। कमरा का ताप कितना होता है प्यारे बच्चों? 25 डिग्री से सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर होता है, याद रखिएगा। ये किसको क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर, यानी कमरे की ताप, ठीक है, कमरे की ताप। तो यह जानकर आपको हैरानी होगी, सफेद फास्फोरस कमरे के ताप पे ही आग पकड़ लेगा। ऐसा आपका बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री के आसपास होता है, तो अगर आप उसको हाथ से भी छुएंगे ना सफेद फास्फोरस को, तो आग लग जाएगा। तो कभी भी इसको हाथ से भी नहीं छूना चाहिए सफेद फास्फोरस को, ठीक है, क्योंकि सफेद फास्फोरस बहुत खतरनाक है, क्योंकि 25 से 30 डिग्री पर ही वो आग पकड़ लेगा। आपका बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। तो फ़ारेनहाइट में तो आपको पता ही है, बुखार नापते ही हैं, 97 से 98 के बीच होता है, ठीक है। लेकिन अगर वैसे हम बात करें तो आपकी बॉडी की टेम्परेचर सेंटीग्रेड में यानी 37 के आसपास, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है लगभग। तो आपका क्या होता है कि अगर हाथ से भी छुएंगे तो सिंपल है कि सफेद फास्फोरस में आग लग जाएगा। तो इसे देखिए यहाँ लिख भी दिया है कि इसलिए उसे हाथ से नहीं छूते हैं और पानी के अंदर रखा जाता है भाई, कि पानी के अंदर रखे आग ना पकड़ ले। क्योंकि बात वायुमंडल का भी तो टेम्परेचर आपका गर्मी के दिनों में अगर बात करें तो कितना डिग्री, 40 डिग्री पहुंच जाता है। तो इसे रखिए कहीं भी तो आग लग जाएगा। गर्मी के दिनों में तो खासकर, ठंड के दिनों में तो चलिए 1% मान लेते हैं कि नहीं भी लगेगा, फिर भी उसको हाथ से छुइएगा ठंड के दिनों में भी तो आग लग जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर तो उतना ही रहता है, 37 ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हमने जाना कि जलने की एक शर्त है, जो कि पदार्थ को गर्म करने एक निश्चित ताप तक पहुंचाना पड़ता है। जलने की, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं प्यारे बच्चों, जलने की जो शर्त होती है वो 3 शर्त होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा 3 शर्त होती है, हम एक एक करके बताएंगे। तीनों शर्त होना जरूरी है, उसको हम समझते हैं पहले। यहाँ से क्रियाकलाप 2 आपके दिया हुआ है, कह रहा है कि मेज पे एक मोमबत्ती रख दीजिए। हम उसको नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपको सीधे समझा रहे हैं, वही चीज लिखा है कि मेज पर एक मोमबत्ती जला दीजिए। जलाने के पश्चात एक शीशे का गिलास ले लीजिए। किसका गिलास? शीशे का गिलास। और शीशे के गिलास से क्या करिए,
कि उस मोमबत्ती को आप ढक दीजिए। जैसे ही ढकेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, बुझना चालू हो जाएगा, और उसे थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे तो वो बुझ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ प्यारे बच्चों, आपने कभी ध्यान दिया इस चीज पे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, यानी हवा की जरूरत होती है। ठीक है, मुख्यतः हम बात करें तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि हवा एक मिश्रण है, उसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम बात करें तो जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और ऑक्सीजन सहायक होता है जलाने में, ऑक्सीजन के कारण नहीं जलता है कोई भी चीज, लेकिन वो सहायक एलिमेंट है, यानी सहायता करता है जलाने में। तो यहाँ जैसे ही हम शीशे के गिलास से इस मोमबत्ती को ढकते हैं तो ऑक्सीजन का मिलना बंद हो जाता है, ऑक्सीजन का पहुंचना बंद हो जाता है, इसी कारण ये मोमबत्ती बुझ जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, थोड़ी देर जैसे आप ढकेंगे ना तो ये बुझना चालू होगा, फिर जैसे देखिएगा थोड़ा बहुत बचा है, अब बुझने वाला है तो फिर हटा दीजिए, जैसे ही हटाएंगे फिर से जलने लगेगा, क्योंकि पुनः उसे क्या मिल गया, पुनः उसे ऑक्सीजन मिल गया, इसीलिए वो मोमबत्ती फिर से जलने लगी। हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ग 7 में आपने ऑक्सीजन की कहानी जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग का पढ़ चुके हैं, तो खैर हम वहां नहीं जाएंगे, 7th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़े हैं इनका प्रयोग। उसे पुनः पढ़ें और पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा के उपस्थिति ऑक्सीजन गैस सहायक होती है। देखिए यहाँ क्लियर कर दिया है कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थिति ऑक्सीजन गैस सहायक होती है, ना कि देखिए हवा हम बोले ना कि मुख्यतः ऑक्सीजन सहायक है, हवा एक मिश्रण है जिसमें मैक्सिमम जो प्रतिशत होती है ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, वैसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं हवा में। ठीक है, चलिए हवा में तो वायुमंडल में तो ऐसे बहुत पदार्थ है, कार्बन भी होता है, तो हम केवल मुख्यतः बात करते हैं कि उपस्थित किसका होना जरूरी है, ऑक्सीजन गैस का, तो यहाँ क्लियर कर भी दिया है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्रियाकलाप 3 की ओर। कह रहा है, देखिए हम ज्यादा इसको हम पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आप लोगों को बताते हैं। कह रहा है कि एक कागज का कटोरी बना लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए, पानी भर लीजिए, कह रहा है कि नीचे से मोमबत्ती से जलाइए, जलेगा? कभी नहीं जलेगा प्यारे बच्चों। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि कागज के अंदर क्या है, पानी है, तो कागज अपने ज्वलन ताप तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके अंदर पानी उपस्थित है। जब तक पूरा पानी वाष्प बनकर ना उड़ जाए और पानी जब एक भी बूंद नहीं बचेगा, फिर कागज में कागज जो पानी सोखेगा, उस पानी वो भी पानी वाष्प बन के उड़ेगा, तब जाके ये गर्म होगा और अपने ज्वलन ताप तक पहुंचेगा, तब जलेगा। यानी सिंपल सी बात है कि अगर हम कागज के कटोरी में पानी भर देंगे तो वो कागज नहीं जलेगा, यही आपसे बस पूछ रहा है। सिंपल सा बात है कि कागज नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि पानी के कारण वो अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए वो नहीं जल पाएगा। बहुत सिंपल था प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं भाई, क्या कह रहा है, क्या देखा होगा। यहाँ कह रहा है कि लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ जाता है पता है आपको? क्योंकि ऑक्सीजन आए, हवा आए। ठीक है, मुख्यतः रूप से ऑक्सीजन आए, क्योंकि जलने की क्रिया बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकती है। किरोसिन स्टोव में भी एक छिद्रकार लोहे के गोल वालाकार रचना होती है, जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है, जिससे बर्नर में किरोसिन तेल से भीगे कपड़े की बत्ती में तेल को जलने में मदद मिलता है। बहुत सिंपल सी बात है। नीचे किरोसिन का जो स्टोव बनता है वलयाकार, यानी गोल गोल रहता है वलय के जैसा, तो पूरा गोल नहीं रहता है, वलय के जैसा रहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये कैसा होता है, मतलब नीचे एक होल छोड़ा जाता है इसमें भी, जहां से तेल निकलती है, कि हवा जाए तब ऊपर जलने की क्रिया होती है। ये सब गैस स्टोव के बर्नर में भी छोटे से छिद्र होते हैं, जिससे हवा प्रवेश करे और ईंधन आसानी से जल सके। देखिए क्लियर लिखा है। चलिए यही चीज लिखा है, मैं आपको बता ही दिया। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा आगे समझते हैं क्या कहा जा रहा है आपके बुक में। अब तो हमें समझ में आ गई प्यारे बच्चों जो चीज समझाना चाह रहे थे। देखिए दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, इसके उपरांत उदाहरणों से समझ सकते हैं। साधारणतः जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें 3 चीजों का होना आवश्यक है। एक होता है भौतिक प्रक्रिया, एक होता है रासायनिक प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया यानी भौतिक और रासायनिक।
चलिए, भौतिक और रासायनिक। भौतिक क्रिया क्या होती है, जैसे किसी भी चीज में परिवर्तन हो तो उसे पुनः उसी रूप में हम प्राप्त कर ले। जैसे एक रबर लीजिएगा, उसको खींचिएगा और फिर खींचिएगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन छोड़िएगा तो पुनः वही रूप में मिल जाएगा, आपको पुराना ही रूप प्राप्त हो जाएगा। तो वो भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम बात करें रासायनिक प्रक्रिया की, तो रासायनिक प्रक्रिया क्या है, दूध का दही बनना। अगर हम दूध से दही बना ले तो दही से फिर दूध बनेगा? नहीं बनेगा। इसी को तो बोलते हैं क्या, रासायनिक प्रक्रिया। मतलब जो परिवर्तन हो गया वो बिल्कुल अलग होता है, और उसका गुण जो रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट हमारा दही बना, रिएक्टेंट दूध था, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट का गुण होगा वो प्रोडक्ट के गुण से बिल्कुल अलग होगा। जैसे हम बात करें H2 गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों मिलकर H2O बनाता है, जल बनाता है, आपको पता ही है। दोनों मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है प्यारे बच्चों। दोनों मिलकर H2O बनाता है यानी जल बनाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि गैस होता है और ये जल होता है, तो जल का गुण तो अलग ही होगा गैस के गुण से। तो दोनों का गुण क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपको जहां तक हो समझ में आ चुका होगा भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में। अब हम जलना एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। तीन चीजों का होना आवश्यक है, आपको पहले ही बताया था। ज्वलनशील पदार्थ का होना, यानी जलने वाला चीज होना चाहिए, ना ही कि पत्थर बालू ला दीजिए तो जलेगा, नहीं जलेगा। तो ज्वलनशील पदार्थ का होना। ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, यानी अगर लकड़ी में आग लगाएंगे या माचिस से लगाएंगे तो नहीं पकड़ेगा, यानी उसके लिए दिया आपको चाहिए या आपको मोमबत्ती चाहिए जो रेगुलर उसको गर्म करे, तब जाके वो ज्वलन ताप तक पहुंचेगा, तब आग पकड़ेगी। यानी ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय होना चाहिए। तीसरा, हवा की तो सख्त जरूरत है, बिना हवा का जलेगा ही नहीं। देखिए यहाँ क्लियर किया। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। इसके पीछे का कारण क्या क्या कारण हो सकता है? इसका दो कारण है कि ठंड में वातावरण का ताप कम होता है और नमी रहती है। वातावरण में नमी रहती है, क्या रहती है बच्चों, वातावरण में नमी रहती है। नमी बोले तो वातावरण में पानी, नमी एक पानी का ही रूप है। जैसे वातावरण में, वायु में जो पानी की मात्रा पाई जाती है, अगर नमी की मात्रा, वायु में नमी की मात्रा जो होती है उसको आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आर्द्रता कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूं, आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम आर्द्रता कहते हैं। समझ में मेरे हिसाब से आ रहा होगा। इसको इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। आर्द्रता को इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं प्यारे बच्चों। यानी वायु में वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वायु में वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। थोड़ा भाषा चेंज करके बोले तो वायु में नमी की मात्रा, और भाषा चेंज करें तो वायु में पानी की मात्रा। अरे वो पानी ही होता है जो कि अधिक ताप पर गर्म करने से किसमें परिवर्तित हो जाता है, वाष्प में। तो वातावरण में वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, या वातावरण में नमी की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। देखिए जब आप अखबार वगैरह बच्चों देखेंगे तो वहां जहाँ टेम्परेचर लिखा रहता है, तापमान लिखा रहता है, वहां आपका आर्द्रता भी लिखा रहेगा। आर्द्रता, वायुमंडल की आर्द्रता कितनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा अखबार, समझ में आ गया होगा। तो बरसात के दिन में सबसे ज्यादा नमी रहती है, उसके बाद ठंड के दिन, उसके बाद गर्म के दिन। गर्म के दिन में बहुत कम नमी रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम रहती है, यहाँ लिख भी दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा कर ले, छोटा हो गया, जूम आउट हो गया, जूम इन कर ले, थोड़ा सा हम इसको इरेज भी करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, थोड़ा चेंज करें टूल, नहीं तो इरेज ही होगा। ठीक है, ये पेन था, ये पेन लेते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो इसीलिए हम माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है गर्मी के दिन में, क्योंकि हवा में जो नमी है वो क्या रहती है, अभी बताया आपको, बहुत कम रहती है। सबसे ज्यादा नमी किस दिनों में रहती है, बरसात के दिनों में। देखिएगा बरसात के दिनों में इसीलिए कपड़े भी जल्दी नहीं सूखते हैं।
चलिए माचिस की कहानी थोड़ा हम जान लेते हैं। आप जानते होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थरों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। ठीक है, माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले सन 1680 ईस्वी में हुआ था, रॉबर्ट बॉयल साहब ने किया था। उन्होंने क्या किया था कि सफेद फास्फोरस लगाकर उसमें उसे सल्फर लगे कागज पर रखा। ऐसा करने पर आग, कागज में तो आग पकड़ ली, लेकिन सफेद फास्फोरस के बारे में आपको बता चुका हूं कि कमरे के ताप पर ही होता है आग पकड़ लेता है, यानी बहुत कम ही ताप पर वो तापमान पर आग पकड़ लेता है। इसी कारण ये खतरनाक था, कहीं रखे रहिएगा माचिस, पता चला अपने आप आग पकड़ लिए। तो इस तरह माचिस बहुत काफी खतरनाक था। माचिस का जो रूप आज है वो शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1845 में, जो आज हम लोग माचिस यूज करते हैं। लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ था 1845 में। लाल फास्फोरस जैसे ही मिला तो लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ता है, बल्कि इसको रगड़ के कुछ तापमान देना पड़ता है, तब इसमें आग पकड़ता है। तभी तो हम लोग क्या किए, लाल फास्फोरस मिला तो हम लोग कहे काम बन गया हमारा, क्योंकि लाल फास्फोरस डायरेक्ट कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ता है। ठीक है, इसीलिए लाल फास्फोरस को हम माचिस के रूप में प्रयोग किया। तो हमने क्या किया, चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो इसका रंग दुधिया हो जाता है। इसके बारे में बता रहे हैं। अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड की गैर मौजूदगी को दर्शाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कम है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा किसके बारे में, चलिए हम लोग एक पेज आगे आ गए थे, आगे आते हैं। चलिए एक पेज हम लोग आगे आ गए थे, कोई बात नहीं, आइए यहाँ देखते हैं। हाँ, तो अब हम थोड़ा सा समझते हैं। अपने घरों में माचिस की डिब्बी हम देखते हैं, बात कर रहे थे लाल फास्फोरस का आविष्कार हुआ, उसके बाद माचिस, सबसे पहले माचिस किसने बनाया था? तो लुंडस्टोन ने 1855 में स्वीडन में सबसे पहले माचिस बनाया था प्यारे बच्चों। ठीक है, मोमबत्ती का आविष्कार देखते हैं। हाँ, तो डिब्बी पर अब थोड़ा समझ लीजिए, जो उसके तीली में लगा रसायन होता है वो कौन सा होता है? जो लाल कलर का होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पोटेशियम क्लोरेट होता है जो उसके तीली में लगा रहता है और जो डब्बा पे लगा रहता है। ठीक है, डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा रहता है, तो डिब्बा पर जो लगा होता है वो होता है लाल फास्फोरस और सल्फर ठीक है प्यारे बच्चों। और दूसरा जो माचिस के तीली में लगा रहता है वो पोटेशियम क्लोरेट होता है। ठीक, तो सबसे पहले लाल फास्फोरस इस्तेमाल करके पहली बार माचिस, सेफ्टी माचिस कॉल लुंडस्टोन ने 1855 में स्वीडन में बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत लाल फास्फोरस की खोज कब हुई थी प्यारे बच्चों? तो भी हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले कब बनाया गया था सफेद फास्फोरस से? तो 1680 ईस्वी में। 1845 में लाल फास्फोरस का खोज हुआ, तो हम लोग का बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि लाल फास्फोरस कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ता है। चलिए मोमबत्ती का इतिहास के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए, एक छोटी सी मोमबत्ती के जलने में बहुत सी जानकारी छिपी होती है। आइए इसे मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को अच्छे से समझें। माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफी काम किया। ठीक है, फैराडे लॉ बहुत सारा, मतलब मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है फैराडे साहब का। तो माइकल फैराडे महान वैज्ञानिक है और फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में काफी क्षेत्र में इन्होंने, मतलब विद्युत क्षेत्र में काम किया। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल वगैरह बहुत सारे रूल बताए। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान हम लोग करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये आप लोगों का अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन जानिए कि इनका बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स में। उन्होंने विज्ञान में काफी लगाव था उनका, और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे। कौन? फैराडे साहब। तब तथा लोगों ने वैज्ञानिक समझ विकसित करते रहते थे, लोगों की समझ में वैज्ञानिक समझ विकसित करते थे, लोगों को वैज्ञानिक ज्ञान देते थे। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती के इतिहास के बारे में बताया। क्या बताया उन्होंने? कि मोम एक ईंधन है। बिल्कुल सही है भाई, ईंधन वो सभी पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करे उसे ईंधन कहते हैं। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो डिफिनेशन लिख ले, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ईंधन किसे कहते हैं? तो वे सभी पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। याद कर लीजिएगा,
वे सभी पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करे उसे ईंधन कहते हैं। जो नहीं लिख पा रहे हैं पीछे करके वीडियो रोक के लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसका आविष्कार के बारे में इन्होंने बताया कि मोम एक ईंधन है, बिल्कुल ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है और यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। भाई हाइड्रोकार्बन है तो ऑब्वियसली सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन भी शामिल होगा इसमें और कार्बन भी शामिल होगा। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि ये हाइड्रोजन क्या है, कार्बन क्या है। तो ये तत्व हैं और एक टेबल आता है जिसमें आपको ये सारे तत्वों के नाम इकट्ठा मिल जाएंगे। अभी इसके बारे में ज्यादा आप लोगों को नहीं जानना है, फिर भी ये तत्वों का नाम आपको याद कर लेना है। जो लाइन से होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, ये जितने भी हैं आपको याद कर लेने, कम से कम तो 30 आपको याद कर लेने हैं। परमाणु संख्या भी इसकी याद कर लेना है, परमाणु भार भी याद कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए मार्केट में मिल जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से। आपका किसी भी किताब दुकान पे जाएंगे, बोलेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चाहिए हमको तो मिल जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी हिंदी में अगर बोले तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह मधुमक्खी के छत्ते से निकलता है। ये जो है हाइड्रोकार्बन यानी मोम जिससे मोमबत्ती बनता है, ये मधुमक्खी के छत्ते से भी निकलता है। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है, इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। इसमें एक बत्ती लगी होती है, मोमबत्ती सब लोग देखे हैं, और जो चारों तरफ किससे घिरा होता है, मोम से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मोमबत्ती कहते हैं। बत्ती पर भी थोड़ी मोम लगी होती है, बत्ती पर भी मोम लगी होती है, यानी जो आप देखते होंगे धागा, उस धागा पर भी क्या मोम लगी होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, उस धागे पर भी मोम लगी होती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीचे वाला मोम पिघलने लगता है। पिघले मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है। धागा किस लिए लगाया जाता है, जो मोमबत्ती होता है, यहाँ आप लगा दिए, आग यहाँ जल रहा है, ये बत्ती में आग लगा दिए, इस जो धागा होता है, जो बत्ती होती है, उसमें भी मोम लगा होता है। तो जैसे माचिस मारते हैं तो धागा में आग पकड़ लेता है बहुत आसानी से, और तुरंत नहीं जलता है क्योंकि मोम लगा होता है, तो धीरे धीरे जलता है। और जैसे गर्म होता है तो नीचे वाला चीज पिघलता है, ये पिघलना चालू करेगा और पिघल के नीचे नहीं गिरता है, ऊपर पहले चढ़ता है। ऊपर मतलब बत्ती की सहायता से। बत्ती किसको बोल रहे हैं, उस छोटी सी जो रस्सी उसमें लगी होती है, ऊपर चढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोम धागे सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। दो चीज देती है, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर जलवाष्प बन जाता है। सुनहली ज्वाला के साथ यानी जो ज्वाला निकलती है, जलता है ना, आग का ज्वाला होता है ना, हाथ डालिएगा जल जाएगा, जो लाल लाल ऊपर जलता है, उसी को ज्वाला बोलते हैं। यह कार्बन को भी जलाता है। कार्बन का कुछ भाग बच जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। ये काफी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। उसने यह प्रमाणित भी किया कि आप भी कर सकते हैं कि 50 मिली का एक बीकर या शीशा का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ डालिए। देखिए इन्होंने क्या बताया, एक आपको गिलास लेना है, बीकर लेना है, ठीक है, शीशे का गिलास या बीकर लीजिए। 50 ml का एक बीकर लेना है, उसमें शीशे का गिलास लीजिए, ठीक है। और उसमें क्या करना है, कोई भी ले लीजिए, बीकर ले लीजिए, शीशा लीजिए, उससे बहस नहीं है। शीशे का गिलास ही ले लीजिए और उसमें बर्फ ले लीजिए। नीचे एक मोमबत्ती जला दीजिए। गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है। जो गैस इससे निकलती है उसे, अगर देखिए कह रहा है कि गिलास या बीकर के नीचे जलवाष्प उपस्थित हो जाता है और यह साबित होता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है। जो गैस इससे निकलती है उसे, आगे बढ़ते हैं, उसे चूना पानी के अंदर बहाया जाए, उसे चूना पानी के अंदर अगर बहाया जाए तो कह रहा है कि इसका रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया कलर का रंग हो जाएगा। चूना पानी के अंदर बहाया जाए, उसका रंग कैसा, दूधिया हो जाना। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की उपस्थिति दर्शाता है। जो रंग दूधिया होता है ये किसको दर्शाता है कि इसके अंदर कौन सा मौजूद है, CO2। CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर गैस कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, इसीलिए चूना पानी के रंग कैसा हो गया, दूधिया कलर का हो गया। क्रियाकलाप 4 देखते हैं प्यारे बच्चों।
अपने दिए में तेल से भीगी बत्ती को देखी होगी। रुई में तेल सोख कर ऊपर आता रहता है और जलता रहता है, बिल्कुल देखे होंगे। घर पे पहले क्या होता था, एक दिया रहता था, दिया के अंदर एक कपड़ा का ही बत्ती बना देते थे हम लोग, और सिंपल से ऊपर निकाल देते थे और उसको जलाते थे। बिल्कुल इसी तरह के मोमबत्ती में पिघली हुई मोम मोमबत्ती के ऊपर की ओर चढ़ती है, और आप कह सकते हैं कि क्या मोमबत्ती में यह पिघली हुई मोम जलती है, ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखिए जलती है, बहुत बाहरी हिस्से का तो जलती है, उसके अंदर का थोड़ा कम जलता है, सबसे अंदर का कम जलता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। आइए बच्चों, अब देखते हैं क्रियाकलाप 5। इसमें क्या बताया गया है क्रियाकलाप 5 में प्यारे बच्चों? बोला गया है एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए। ठीक है, दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाइए। क्या होगा, क्या अवलोकन किया? क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर जो सफेद धुआं निकलता है ना, वो असल में जलता है। जो सफेद धुआं निकलता है इस प्रकार सीधा बत्ती के लौ के, ठीक है, बत्ती के जो लौ निकलती है उसके ठीक ऊपर एक सफेद धुआं निकलता है। ठीक है, वो सफेद धुआं यही असल में जलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जलने की क्रिया होती है यही असल में जलता है। ठीक है, यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। ठीक है, मोमबत्ती में क्या जलती है? मोम की वाष्प जलती है। ठीक है, मोम से वाष्प निकलेगा और वाष्प ही जलता है वो। एक और प्रयोग से इस अनुमान की पुष्टि करते हैं। ठीक है, आइए एक और प्रयोग करते हैं और इसकी पुष्टि करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम समझते हैं क्रियाकलाप 6 से। देखिए प्यारे बच्चों, क्रियाकलाप 6 में फिर क्या करना है हमें? एक मोमबत्ती जलाना है और इसे 1-2 मिनट तक जलने दीजिए। इसके बाद इसे क्या करिए? बुझा दीजिए। जैसे ही बुझाएंगे ना मोमबत्ती को, धुआं निकलेगा। ठीक है, सफेद धुआं, वो भी सफेद धुआं की लाइन दिखाई देगी एकदम। जल्दी से एक माचिस की तीली धुएं के पास ले जाइएगा ना, तो बिना मोमबत्ती के, ठीक है, बिना मोमबत्ती के जो उसमें मोमबत्ती में एक धागा लगा रहता है, उसमें बिना टच कराए आग लग जाएगा। जैसे मोमबत्ती को बुझाए, उजला धुआं निकल रहा है, धुआं के पास जैसे ही माचिस की तीली ले जाइएगा, बिना उसमें सटाए आग लग जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है बिना छुआए। हमने क्या देखा उस तीली के, अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कर, तो बिना छुआए उसमें आग लग जाएगा। बत्ती को जलती हुई तीली से छुआए बिना ही क्या हो जाएगा? आग लग जाएगा। बत्ती जल जाएगी, मतलब बत्ती जल जाएगी, मोमबत्ती जल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से क्या पैदा होता है? गर्मी। और अब इसी बात की, जलेगा तो गर्मी पैदा होगी प्यारे बच्चों, जिससे तापमान बढ़ने लगता है। इससे ठोस मोम द्रव में भी फिर द्रव मोम, देखिए पहले ठोस में रहता है, जब गर्म करेंगे उसको, गर्म करने पर किस में बदलेगा? मोमबत्ती गल के द्रव बन जाएगा प्यारे बच्चों। फिर गर्म करेंगे तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, यानी गैस बन जाएगा। वाष्प गैस का ही रूप है वाष्प। ठीक है, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा और गर्म करेंगे तो अंत में मोम की यह वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करती है। ठीक है, किससे क्रिया करती है ये वाष्प? मोम वाली वाष्प जो निकलती है वो ऑक्सीजन या O2 से क्रिया करती है। ऑक्सीजन बोले तो O2। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आगे समझते हैं क्रियाकलाप 7। देखिए प्यारे बच्चों, क्रियाकलाप 7, क्रियाकलाप 7 में क्या कहा जा रहा है कि क्या आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई दिया? जब मोमबत्ती जलती है, लौ निकलता है उसमें से, लाफ जो निकलती है जलने के बाद, लाल कलर का, पूरा लाल नहीं होता है, ठीक है, श्वेत टाइप का होता है कलर, तो उस जो लौ निकलती है उसमें आपका काला भाग दिखाई देता है। ठीक है, कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग में टिकाइए। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है? लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है। जो काला भाग होता है वो कार्बन होता है एक्चुअली। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो भी काला चीज होता है, जो भी काला पदार्थ है वो क्या है? कार्बन है। जैसे कोयला, कोयला क्या है प्यारे बच्चों?
कार्बन है। क्या है? कार्बन है। कोयला हो गया, कोल हो गया, सब कार्बन का ही रूप है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है? तो आइए समझते हैं कि आग गर्म आखिर क्यों होती है। हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो उष्मा निकलती है। ऑब्वियसली सी बात है कि जितने पदार्थ हैं जलने के बाद क्या देते हैं? हमें उष्मा देते हैं। अच्छा, पदार्थ कहते किसे हैं? ईंधन किसे कहते हैं? थोड़ा ईंधन की डिफिनेशन जान लीजिए कि वे सभी पदार्थ जो जलकर क्या प्रदान करे? उष्मा प्रदान करे। जैसे कोयला जलने के बाद क्या करती है? हमें हीट 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 को हिंदी में उष्मा बोलते हैं। हीट को हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उष्मा बोलते हैं। यानी किसी भी पदार्थ को अगर आप हीट देंगे, ठीक है, ईंधन कोई भी ईंधन है वो जलकर क्या देगी? आपको उष्मा देगी, यानी हीट देगी। तो वो सभी पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करे, उष्मा दे, वो ईंधन कहलाता है। ईंधन की डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, वे सभी पदार्थ जो जलकर हमें क्या दे? उष्मा दे, हीट दे, उसे ईंधन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जलने के बाद क्या निकलती है? उष्मा निकलती है। आइए अब समझने की कोशिश करें कि ईंधन को जलाने पर इतनी उष्मा क्यों निकलती है। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। दो चीज बनती है प्यारे बच्चों। ईंधन को जलाएंगे तो कार्बन क्या क्या निकलती है? CO2 निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CO2, ठीक है, और जलवाष्प बनती है, ठीक है, प्लस जलवाष्प बनती है। आपका दो चीज बनता है, आप याद रखिएगा कि ईंधन को जलाएंगे तो। आगे बढ़ते हैं। यह एक रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया किसको कहते हैं बच्चों? देखिए, एक रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। रासायनिक क्रिया में जैसे हम दूध लेंगे, दूध से क्या बनेगा प्यारे बच्चों? दही बनेगा। क्या बनेगा? दही बनेगा। दूध से क्या बनेगा? दही बनेगा। तो ये रासायनिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये? रासायनिक क्रिया है। यानी रिएक्टेंट हमारा दूध था, दूध से क्या बना? प्रोडक्ट दही बना। तो ये एक रासायनिक क्रिया है। यानी दूध का जो गुण है वो बिल्कुल अलग होगा, दही का गुण क्या होगा? अलग होगा। एक और एग्जांपल देते हैं। H2 गैस प्लस O2 गैस दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलकर क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। ठीक है, यानी जल बनाएगा। तो ये जो जल का गुण होता है प्यारे बच्चों, वो हाइड्रोजन गैस के गुण और ऑक्सीजन गैस के गुण से क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा। ऑब्वियसली सी बात है कि H2O जल बन गया। जल का गुण गैस का गुण अलग होगा। तो देखिए, और पुनः देखिए, पुनः हम इसको फिर से जैसे हम आपको बताते हैं भौतिक। अब रासायनिक तो समझ में आ गया कि दूध से दही बनना, यानी जो रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट बनता है, उसका गुण बिल्कुल अलग होता है। H2 गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर H2O यानी जल बनाता है, जो कि जल का गुण अलग होता है, गैस का गुण अलग होता है। वैसे ही अगर हम बात करें, एक परिवर्तन होता है, परमानेंट परिवर्तन होता है। ये रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है ये परमानेंट परिवर्तन होता है, यानी दही से दूध बनना मुश्किल है, नहीं बन पाएगा। और हम बात करें अगर भौतिक परिवर्तन की, तो रबर को आप फैला दीजिए, खींच दीजिए, तो ये परिवर्तन हुआ ना, लमड़ गया, लेकिन वापस जब छोड़ेंगे तो पुनः वही अवस्था में आ जाएगा वो। तो यानी ये परिवर्तन जो हो रहा है, एक तो कंप्लीटली चेंज नहीं हो रहा है, यानी कुछ समय के लिए हो रहा है, परमानेंट चेंज नहीं है, ना कोई इसमें परिवर्तन हो रहा है परमानेंट, यानी पुनः हम उस अवस्था में पहुंच जा रहे हैं। तो ये कौन सी परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अब थोड़ा सा हम समझ गए आप रासायनिक और भौतिक, तो आगे बढ़ते हैं। जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऑब्वियसली सी बात है, रासायनिक प्रक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O जल बनाता है, और दूध को एक प्रोसेस के तहत दही बनाया जाता है। एक नया पदार्थ बना, दूध से दही। चलिए, ये सब कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। यह नया पदार्थ काफी अस्थायी होता है। ये जो नया पदार्थ बनता है जैसे दूध से दही, तो काफी अस्थायी होता है, और इस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। यानी किसी चीज को हम जलाएं, जैसे लकड़ी को जलाएं, तो यह अस्थायी प्रक्रिया है, जल के राख बनेगा। तो ये अस्थायी प्रक्रिया होने के कारण इसमें ऊर्जा की विपुल राशि, यानी बहुत ज्यादा राशि क्या होती है? काफी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसका ऊष्मीय मान क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, अतः गर्म होता है। बस ऑब्वियसली बात है कि जलेगा तो ऊर्जा काफी मात्रा में निकलता है, ऊर्जा निकलने के कारण इसका ऊष्मीय मान क्या होता है? अधिक होता है, इसी के कारण गर्म होता है। बता सकते हैं आग क्यों गर्म होता है?
क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलता है, जिससे उसका उष्मीयमान बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी कारण कोई भी पदार्थ जलता है जो आग, तो आग की जो लौ होती है वो गर्म होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि आग गर्म क्यों होता है। थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है प्यारे बच्चों। अपने खेत खलिहान दुकानों कारखानों, खेत खलिहान दुकानों कारखानों में आग लगते आपने देखा या सुना भी होगा। खास कर देखिए झारखंड में जो खनिज निकलता है यानी कोयला निकलता है, वहां ऑब्वियसली सी बात है कि आग लगते रहता है, आम बात है। तो अब थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। आग लगता है, आप देखते भी हैं गर्मी के दिनों में भी ज्यादा आग लगता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में जो पदार्थ का ज्वलन ताप होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हल्का भी तापमान मिल जाता है तो क्या होता है, वो जलने लगता है। तो ज्वलन ताप कम होने से कम तापमान पे ही जल जाता है, तो गर्मी के दिन में इसीलिए ज्यादा आग लगती है। आग लग गई तो अब क्या करेंगे आप, कैसे नियंत्रण करेंगे? तो फायर ब्रिगेडियर को फोन करेंगे। ठीक है, फायर ब्रिगेडियर आएगा तो क्या करेगा, पानी मारेगा। ऑब्वियसली सी बात है, घरों में अगर आग लगता है तो फायर ब्रिगेडियर आता है, चाहे आप भी, तो क्या करते हैं, पानी मारते हैं आप। ठीक है, पानी क्यों मारा जाता है? पानी मारने से वाष्प बनेगा, और वाष्प क्या करता है कि ऑक्सीजन के संपर्क को तोड़ देता है। तो ऑक्सीजन, आग जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों तो आग क्या होगा, बुझ जाएगा। और दूसरी बात, उसकी ज्वलन ताप बढ़ जाती है। पानी मारेंगे तो क्या होगा, ज्वलन ताप बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो भीग जाएगा तो इतना जल्दी जलेगा नहीं, यानी ज्वलन ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम पानी मारते हैं। लेकिन हर जगह क्या पानी मार सकते हैं? अच्छा, आग को फैलाव को रोकने के लिए तीन चीज का होना जरूरी है, थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आग ना बढ़े, पहले तो दाह पदार्थ को हटा दीजिए। मान लीजिए पुआल में आग लग गया आपका, किस चीज में, पुआल में। अब जो धान का पुआल होता है उसमें आग लग गया, अब क्या करेंगे कि दाह पदार्थ को हटा दीजिए। अगल बगल में भी पुआल है तो उसको तुरंत खाली कर दीजिए, तुरंत पुआल को हटा दीजिए। पुआल आपने हटा दिया यानी दाह पदार्थ को आप कम कर दिए, तो अब उतना ही जल कर रह जाएगा। दूसरा, ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर दीजिए, मतलब पानी मारिए तो वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा तो ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। सिंपल बात है। और तीसरा, उसकी ज्वलन ताप को बढ़ा दीजिए। ज्वलन ताप को कैसे बढ़ेगा, जब पानी मारिएगा तो भीगेगा, और भीगेगा तो क्या होगा, ज्वलन ताप अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक नंबर दाह पदार्थ को हटाना, दो नंबर ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना, तीसरा उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। चलिए कुछ चीज और समझते हैं। एक यंत्र आता है अग्निशामक, देखते होंगे लगा होगा सिलेंडर की तरह लगा रहता है, ये आपका फिगर भी दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको, इसमें कैसे इस काम करता है इसको समझते हैं। एक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्च दाब पर भरा होता है, ठीक है। दूसरा जिसमें कांच के एक शीशी में अम्ल, और जिस पात्र में कांच का बोतल होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन होता है। जब आग बुझाते हैं ना तो कांच को फोड़ते हैं, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, यह अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हवा के संपर्क को तोड़ देता है, यानी ऑक्सीजन से संपर्क टूटेगा तो आग बुझ जाएगा। क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन क्या है, सहायक है। मैं बता चुका हूं आप लोगों को, जलने के लिए क्या है, ऑक्सीजन क्या है, सहायक है, सहायता करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सहायता करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। अगर जैसे ही हम अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट से प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा, CO2, CO2 बनेगा। तो ये किससे अभिक्रिया करने से रोक देगा, ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आग भी बुझ जाएगी, जिससे आग क्या होगी, बुझ जाएगी। ठीक है, आजकल तो सरकार निर्देश दे रखी है कि कार्यालय में, संस्थान में प्यारे बच्चों मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मतलब 10 तल्ला 5 तल्ला बिल्डिंग हो, उसमें भी ये लगाना जरूरी है। कोई 10 तल्ला 5 तल्ला मार्केट है उसमें भी लगाना ये जरूरी है। और मैं ये भी बता दूं आप लोग, आजकल कंपनियों में सेंसर लगाया जा रहा है, जहां कहीं धुआं निकला ना तो सेंसर अपने आप बजने लगेगा, और वहां नल का नल लगा होता है, जिससे पानी ऑटोमेटिक निकल के उस आग को बुझा देगी। ये सब भी गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड बना दिया है, बहुत सारी कंपनियों का एक मानक रूप बना दिया कि आपका कंपनी इस टाइप का है तो आपको ये यंत्र लगाना है, जिससे आग ऑटोमेटिक क्या हो, खत्म हो जाए। अच्छा प्यारे बच्चों, पेट्रोल, अगर पेट्रोल में आग लगे तो किससे बुझाएंगे, पानी से? नहीं, पानी से नहीं बुझाना चाहिए। देखिए इसके लिए थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। पेट्रोल पंप पे जाइएगा ना तो बाल्टी रखा रहता है, अब बाल्टी में क्या रखा रहता है, बालू रखा रहता है। तो वहां जाइएगा आप तो
देखिएगा कि बालू रखा है। तो पेट्रोल में आग लगे तो किससे बुझाएंगे प्यारे बच्चों? बालू से, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तेल में आग लगे तो कभी भी पानी से नहीं बुझाते हैं, किससे बुझाते हैं? बालू से, ठीक है प्यारे बच्चों। हाँ, और बिजली में भी आग लगे तो पानी से नहीं बुझाते हैं, तो और शॉर्ट सर्किट होगा और आग फैलेगा और करंट भी लग सकता है। तो बिजली में भी आग लगे तो पानी से बुझाना नहीं चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। यंत्र आता है जो अग्निशामक यंत्र है उसका प्रयोग करिए, सिलेंडर का। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मान लीजिए आग लग गया तो आप सबसे पहले किसको कॉल करेंगे? अग्निशामक सेवा को फोन करेंगे, जो पटना का जनरली 101 नंबर होता है। 101 नंबर पे आग लगने पे कॉल किया जाता है, नहीं तो पटना का नंबर है 0612 22 22 22 3 नंबर है, ठीक है। इस पे कॉल करके आप पूछ लीजिए कि हमारे बगल का जो अग्निशामक केंद्र है उसका नंबर दीजिए, वहां से भी नंबर आप ले सकते हैं आपके पड़ोसी अग्निशामक केंद्र का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संपर्क जरूर करना चाहिए, तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो भी आ जाए, आग बुझाने में आपकी सहायता करेंगे। वो बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है, वो आ जाते हैं तो, क्योंकि उनके पास सारी व्यवस्थाएं रहती है। अग्निकांड होता क्यों है, थोड़ा इसको समझिए प्यारे बच्चों। समझते हैं। कोयले के खानों में कोयले के स्वतः दहन के कई खतरनाक अग्निकांड के बारे में आपने सुना होगा। जहां कोयला का खदान है, जैसे झारखंड में, जान माल की बहुत क्षति होती है। दूसरा, जंगल में जो स्वतः आग लग जाती है वो भी एक अग्निकांड होता है गर्मियों के दिनों में। या आकाशीय बिजली, यानी बरसात के दिनों में जो बिजली गिरता है उससे भी आग लगता है। कभी कभी पौधे के आपसी रगड़ से भी आग लग जाता है, सब आप लोगों को बता चुके हैं। हम त्योहारों पे जो पटाखा फोड़ते हैं उससे भी आग लग जाता है, क्योंकि पटाखा से आग लगने का मुख्य कारण है कि उसका दहन की क्रिया जो होती है, जलने की क्रिया बहुत तेज होती है, इसी के कारण आग लगने का चांस ज्यादा रहता है। क्रियाकलाप 8 देखते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है कि आप क्रियाकलाप 8 देखिए। आप मोमबत्ती की ज्वाला और रसोई घर के स्टोव को ज्वाला के रंग ध्यान से देखिए। मतलब कह रहा है कि मोमबत्ती जो जलती है, जो घर में स्टोव जलता है, दोनों में से जो आग का लौ निकलता है अलग अलग कलर का निकलता है। मोमबत्ती वाला तो ज्यादा आपका श्वेत कलर का रहेगा और काला धुआं निकलेगा, जबकि आजकल गैस को जलाइएगा तो ब्लू ब्लू कलर का दिखाई देगा। अलग अलग होता है। देखिए, उसमें 3 भाग होता है, एक बाहरी भाग होता है, एक मध्य भाग होता है, एक आंतरिक भाग होता है। आग का 3 भाग होता है, ध्यान से समझिए, ठीक है। आग का 3, एक बाहरी भाग होता है, एक बीच का भाग होता है, मतलब उसके बाद का, और एक अंदर का, सबसे अंदर का भाग होता है। तो थोड़ा समझते हैं। बाहरी भाग जो होता है नीला और अदीप्त होता है, यहाँ पूर्ण दहन होता है। जो बाहरी भाग होता है वहां जलने की क्रिया पूरी होती है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध रहता है और यह सबसे गर्म भी होता है, ठीक है। ये हिस्सा जो बाहरी भाग होता है वो सबसे गर्म। देखिए, जहां जलने की क्रिया अच्छे से होगी वहां तो गर्मी रहेगी रहेगी। आपको बता भी दिया हूं कि आग में ताप इतना क्यों होता है, और उसमें भी 3 भाग में बांट दिया। तो बाहरी भाग में सबसे ज्यादा ताप होता है, क्योंकि वहां दहन की क्रिया क्या होती है? पूर्ण दहन होती है, कंप्लीट कंबशन होता है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा उपलब्ध रहता है। जहां जो ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा वहां ज्यादा जलने की क्रिया होगी, यानी कंप्लीट जल जाता है और सबसे ज्यादा गर्म होता है। मध्य भाग यानी बीच वाला भाग, ठीक है। आग का बीच वाला भाग जो होता है पीला, चमकीला और दीप्त क्षेत्र है। यहाँ कुछ कार्बन के कण भी होते हैं, ये गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पूर्ण दहन नहीं होता, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा भाई। जो आग का लौ है, इसकी बात करें, अगर यहाँ नीचे मोमबत्ती है तो जलने की क्रिया जो यहाँ होगी, यहाँ वाला लौ के साथ, तो यहाँ कम होगा, ठीक है। बीच में सबसे कम होगा, देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी पूर्ण दहन नहीं होता और ऑक्सीजन यहाँ कम होता है, इसीलिए पूर्ण दहन नहीं होता है। आंतरिक भाग के बारे में देखते हैं प्यारे बच्चों। यह आंतरिक क्षेत्र बत्ती के एकदम नजदीक होता है और यह काला रंग का होता है, क्योंकि कार्बन का कुछ कण यहाँ बच जाता है और ये सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ दहन की क्रिया पूर्ण होती ही नहीं। क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ बहुत कम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि ईंधन जलाने से विभिन्न प्रकार की गैसें मुक्त होती है। इस गैसों में हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करने में बड़ा योगदान है। एक तो धुआं जो जनजीवन को परेशान करता है, नई वनस्पतियां भी इससे बर्बाद हो रही है,
ईंधन विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन और सल्फर इत्यादि के विभिन्न ऑक्साइड बनते हैं जो बादलों के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। जहां तक संभव हो हमें धुआं रहित यानी आदर्श ईंधन का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए कहा जा रहा है आपसे कि जलने के बाद CO2 निकलता है, NO2 निकलता है, SO2 निकलता है। CO2 तो इतना खतरनाक है कि आपका वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ेगी, धुंध बढ़ेगी, कचरा बढ़ जाएगा, जिससे सांस लेने में आपको दिक्कत होगी। वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा, वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा बच्चों। ग्लेशियर मतलब बर्फ का पहाड़ पिघलेगा बच्चों। तो जो समुद्र किनारे वाले शहर हैं और जो श्रीलंका जैसे टापू है श्रीलंका, तो श्रीलंका भी क्या हो जाएगा, गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा। हमारे देश जो मुंबई है समुद्र किनारे, ये सब भी डूब जाएंगे जब, क्योंकि जल स्तर बढ़ जाएगा ना समुद्र का प्यारे बच्चों, जब ग्लेशियर पिघलेगी तो। सिंपल सा बात है। अब देखिए NO2 SO2 ये सब क्या बना देगा, अम्ल बना देगा और अम्ल वर्षा हो जाएगा। अम्ल वर्षा मतलब एसिड वर्षा प्यारे बच्चों, एसिड समझते हो, तेजाबी वर्षा, तेजाबी वर्षा प्यारे बच्चों, तेजाबी वर्षा हो जाएगी। अमेरिका में हुआ था, सब कुछ जल गया था, पेड़ पौधा जो बाहर कपड़े लोग डाले थे वो भी जल के काला हो गया था। यानी तेजाब कितना खतरनाक है। एसिड तो ऐसे बहुत प्रकार का होता है बच्चों। एसिड मतलब अम्ल होता है हिंदी, एसिड का मतलब अम्ल होता है बच्चों, हिंदी में इसको अम्ल कहते हैं। और अम्ल का बहुत सारा प्रकार का अम्ल होता है। नींबू भी अपने आप में एक अम्ल है। आम, जो भी खट्टा चीज है, आम का अचार, सॉरी आम का अचार, जैसे आम का अचार हो गया, बहुत सारा का जो भी खट्टा चीज है वो सब क्या है, अम्ल है। ज्यादा अम्ल की मात्रा हो जाती है तो वही तेजाब हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो तेजाबी वर्षा हो सकती है, वायुमंडल प्रदूषित होगा तो। बारिश की जगह पानी की जगह बारिश होगी तो पानी की जगह क्या बढ़ जाएगा, तेजाब बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमें संभवतः धुआं रहित या आदर्श चूल्हा आपको बताया, देख सकते हैं यहाँ कि क्या करेंगे हम, चूल्हा आदर्श ईंधन की विशेषताएं वाला रखने वाला ईंधन प्रयोग करेंगे। आदर्श ईंधन किस कौन सा है, जैसे LPG हो गया, CNG हो गया, ये सब आदर्श ईंधन है। इसकी विस्तृत जानकारी आप वायु एवं जल प्रदूषण में दिया गया है, वहां से पढ़ सकते हैं। नए शब्द देखते हैं प्यारे बच्चों। जीवाश्म ईंधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। दीप क्षेत्र को ल्यूमिनस जोन बोलते हैं। अग्निशामक को फायर एक्सटिंग्विशर। चूना पानी को लाइम वाटर। दहन को कंबंशन बोलते हैं इंग्लिश में। पूर्ण दहन मतलब कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण का, दहन का कंबंशन होता है। अपूर्ण दहन मतलब इनकम्प्लीट, कंबंशन मतलब दहन होता है। चलिए देखते हैं, हमने सीखा दहन एक रासायनिक क्रिया है, ये तो हमने आप लोगों को बता ही दिया प्यारे बच्चों। दहन क्या है, एक रासायनिक क्रिया है, यानी ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया। यह ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया है दहन, ठीक है। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, ना कि भौतिक। तो याद रखिएगा दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, ये आप लोगों को बता ही चुके हैं। खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हम ईंधन की जरूरत पड़ती है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन में पेट्रोल डीजल से गाड़ी चलता है, ठीक है, खाना बनाने में भी हमें ईंधन LPG गैस की जरूरत पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दहन के लिए दाह पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और उससे ज्वलन ताप तक पहुंचने की व्यवस्था होनी चाहिए। तीन चीज बता दिया था जलने के लिए शुरू में ही, फिर एक बार रिवीजन कर लीजिए। वह क्षेत्र जहां पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वाला का बाहरी क्षेत्र है। सबको पता है बाहरी में पूर्ण होता है, बीच वाला में थोड़ा कम होता है, बीच में बहुत ज्यादा कम, बीच में कार्बन जलता है लेकिन बच जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच वाला में बहुत कम दहन होता है। अब इसको देखते हैं। ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आग के पास ले जाइएगा जल जाएगा तो ज्वलनशील है, नहीं जलेगा तो अज्वलनशील है। देखिए नीचे दिया भी है, जो नहीं जले वो अज्वलनशील। अज्वलनशील में क्या है, पत्थर है, बालू है, ये सब नहीं जलेगा। वह तापमान जिस पे पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। तो आपको रटवा ही थे बीच में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बीच में डिफिनेशन बताया है बच्चों इसका, जो ठीक है, ज्वलन ताप का पीछे आपका, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर क्या निकलता है, उष्मा और प्रकाश निकलता है, ठीक है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रक्रिया को दहन कहते हैं। दहन में क्या होगा, उष्मा और प्रकाश निकलेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन आंसर हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ, किसी को कोई डाउट हो
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। और किसी को नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे लिख देता हूं 81 78 78 16 11, ठीक है बच्चों। ठीक है, 81 78 78 16 11। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आपको मिल जाएगा। और किसी भी क्लास का सोशल साइंस, साइंस 7th का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, सब का नोट्स पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सब का नोट्स आपको पीडीएफ में हमारे पास मिल जाएगा, सारे क्लासों का, सारे सब्जेक्ट का। तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर नोट्स चाहिए तो, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप, थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, अगर अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख ले, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपका पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर में लेके हाजिर होऊंगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक रहेगा ही, वहां से नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, वहां से जाकर आप क्लिक करके देख लीजिए पार्ट 2 वीडियो। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।